हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 29 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रंट पेज पे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेगी है वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको याद होगा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो भारत सरकार ने आधे राज्यों की सहमति के साथ किया था, जिसके अंदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट के रोल को भी एक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी उसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जुडिशरी की जो एक तरीके से ऑटोनॉमी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में इशू है। इशू क्या है? वो है पोस्टिंग बहुत डिले हो रही, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है, क्योंकि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, इसको हटा दिया गया था या इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। लेकिन फिर से जो प्रोसीजर है, जो जनरली हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट हो या हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट हो, उसमें कोलिजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलिजियम सिस्टम का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो रिकमेंडेशन करते हैं सरकार को कि इनको अपॉइंट करना है, इनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना है, और ओवरऑल जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रिकमेंडेशन कर रहा है और जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली उसमें डिले कर रही है, यानी उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रही। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है, डिले कर रही है, उसके पीछे एक वजह है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो दोनों के बीच में जुडिशरी और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज है, और इन सब का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि नंबर ऑफ केसेस कंटिन्यू पेंडिंग है, ना तो प्रॉपरली अपॉइंटमेंट हो पा रही है, ना ही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो पा रही है, और जो हाई कोर्ट के जजेस के नाम भी रिकमेंडेशन किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की 11 नवंबर की स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट जो है ना तो पर्सन को अपॉइंट कर रही है, ना कम्युनिकेशन जो है रिजर्वेशन वापस भेज रही है, यानी जो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू नेम सजेस्ट की जा रही है उनको फिलहाल पेंडिंग ही रख रही है, यानी उस पर अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने कहीं ना कहीं होल्ड करके रख दिया है। इसके अलावा 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रूबिकॉन्स की तरह प्ले कर रही है, यानी ओपोनेंट्स की तरह काम कर रही है। इसमें बहुत सारे नेम जो पेंडिंग पड़े हैं और इस तरीके से सिस्टम नहीं चल सकता। जनरली अगर हम बात करते हैं कि पिछले 2 महीनों में इस तरीके से हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पर आ गए, यानी वो रुक से गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं किरण रिजिजू, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डेयर भी किया था कि भाई अगर आप को लगता है कि आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर सकते तो आप वो भी करें। हालांकि ये जो चीज़ें हो रही है चाहे वो जुडिशियल पर्सपेक्टिव से हो या एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसमें लेजिस्लेटिव इन्वॉल्व नहीं है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो टसल है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो एक सामान्य नागरिक पर पड़ता है, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है जस्टिस डिलीवरी को लेकर। क्योंकि अगर जजेस का नंबर प्रॉपर नहीं होगा, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगी, तो केसेस डिले होंगे, और केसेस डिले होंगे तो डेफिनेटली कहा जाता है कि न्याय अगर देर से मिलता है तो फिर वो न्याय जैसा नहीं रह जाता। मान लेते 2010 का केस है, 2040 में सॉर्ट आउट होगा तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने रिकंसिडरेशन किया है 20 नेम्स फॉर हाई कोर्ट जजेज। यहाँ पर ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 20 नाम आपने जो रिकमेंडेशन किए उसको रिकंसिडर करिए। और इसको लेकर अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के मामले में, एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसर्न भी जताया, जिनका नाम है सौरभ कृपाल। ये गे है और होमोसेक्सुअलिटी के डीक्रिमिनलाइजेशन को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, तो इनके अपॉइंटमेंट को लेकर भी कंसर्न जो है रेज किए गए थे। मैंने कुछ दिन पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली रिकमेंडेशन करता है कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू आप इनको अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन ओवरऑल जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है कि उसको अपॉइंट करना है, नहीं करना है, डिले करना है, वो सारी चीज़ें। हाँ, नाम केवल वही होंगे लेकिन उनके अपॉइंटमेंट को लेकर फिक्स नहीं है।
और मैंने आप सबसे पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से होल्ड करती है प्रोसीजर को तो उसके बाद क्या होता है। किसी साथी ने कमेंट किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल देती है कि रिकंसिडर करके दोबारा भेजिए, जैसे कोई बिल होता है उसमें गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको वापस भेजता है पार्लियामेंट के पास या असेंबली के पास, तो अगर रिकंसिडर किया जाता है तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी एक ऐसा ही प्रोसीजर है? इसके बारे में अगर कोई लॉ रिलेटेड स्टडी कर रहा हो या जिसको जुडिशरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो वो ज़रूर कमेंट करिए कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पर ही बताया गया रिकंसिडरेशन के लिए बोल देती है सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बाइंड हो जाएगी कि आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो इनको अप्रूव करना पड़ेगा? ये ज़रूर आप कमेंट करिए। इसके अलावा यहाँ पर एक फोटोग्राफ आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली 125 फीट की ब्रॉन्ज एंड स्टील स्टैचू होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। हैदराबाद के अंदर ये जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके अलावा एक स्टैचू जो है ये बेसिकली मेंशन किया गया कि 11 एकड़ की साइट है हुसैन सागर लेक के आसपास, इनोग्रेट किया जाएगा अप्रैल के अंदर जब बर्थ एनिवर्सरी होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आप लोगों के लिए है, आई थिंक 2021 में जो है एक इम्पोर्टेंट स्टैचू का इनोग्रेशन किया गया है, 2021 या 22 आई एम नॉट श्योर, वो भी हैदराबाद के अंदर ही किया गया था। वो एक इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट है, उनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किन से रिलेटेड वो बेसिकली स्टैचू था, और जो भक्ति सेंट जिनका स्टैचू इनोग्रेट किया गया था वो किस विशेष एक तरीके से उनकी फ़िलोसफी को बताना है कि उनकी फ़िलोसफी किस एक ऑर्गेनाइजेशन से अटैच थी, उसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और बेसिकली कह सकते हैं कि स्टडी या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक रेडियो टेलीस्कोप आपको नज़र आएगा कर्नाटका की श्रावती रिवर के अंदर, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कैसे ये हेल्प कर रहा है बेसिकली अर्ली स्टार और गैलेक्सीज को की जो लाइट है वो यहाँ पर गिरेगी और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन। और इसको लेकर बोला गया है सारस 3 एक रेडियो टेलीस्कोप है जो डिज़ाइन किया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है क्लू जो बेसिकली यूनिवर्स की फर्स्ट स्टार और गैलेक्सीज के बारे में है। और ये बेसिकली है डांडी गनाहल्ली लेक और श्रावती बैकवाटर्स के अंदर 2020 में इसको इनिशिएट किया गया था। और इसको लेकर रिसर्चर की अगर हम बात करें तो RRI यानी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके थ्रू जो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है और इसी को लेकर एक स्टडी जो है वो की जा रही है। इसके थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट चाहे गैलेक्सीज को अंडरस्टैंड करना हो, स्टार्स के रिफ्लेक्शन को लेकर स्टडी करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। और कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, चाहे वो अलग अलग पॉलिटिकल रीजन हो या फिर अलग अलग रीजन, फॉर एग्जांपल हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिला। इसके अलावा अभी कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बॉर्डर को लेकर या कुछ एरियाज़ को लेकर डिस्प्यूट है। इसके अलावा अलग अलग वजह से भी, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट्स हो या अलग अलग पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं, कर्नाटका जो है कंटिन्यू फ्लड में रहा था। रिसेंट में एक और इशू हुआ था, वो इशू था बेसिकली बेंगलुरु सिटी के अंदर फ्लड आई थी। तो अर्बन फ्लड मैनेजमेंट करना हो या रैपिड अर्बनाइजेशन में किस तरीके से आप वाटर को कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करते हैं, या कैसे जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है या फ्लड की प्रॉब्लम है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, ये कई सारे सवाल बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। इवन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि क्या रैपिड अर्बनाइजेशन में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आज के टाइम में बहुत सारी अर्बन सिटी जो है स्ट्रगल कर रही है इस तरह की प्रॉब्लम को, और कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है क्लाइमेट चेंज या वेदर पैटर्न चेंज की वजह से, राइट। इसके बाद हम जाएंगे सीधा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आज अगर आप देखेंगे केवल बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अभी अगर हम बात करते हैं इंडियन पेशेंट के बारे में, एक डेटा दिया गया कि इंडियन पेशेंट जो है उसके अंदर कंटिन्यू अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, 75% राइज हुआ है हाइपरटेंशन के अंदर। और हाइपरटेंशन का एक बड़ा रीज़न होता है कि आपका जब बीपी या ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। इस तरह की स्टडी जो है वो लैंसेट रीजनल हेल्थ जर्नल के द्वारा की गई। और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं, यानी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से ये
अनकंट्रोल्ड बीपी या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू इंक्रीज होती है। और कार्डियोवास्कुलर अटैक हो गए तो क्या होगा, आपकी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, मोर्बिडिटी हो सकती है, यानी समय से पहले आप एक तरीके से ऊपर जा सकते हैं और मोर्बिडिटी हो सकती है। इसलिए भाई बीपी को कंट्रोल रखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप परमानेंटली शिफ्ट हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है एक बेसिकली शॉर्ट शॉर्ट नहीं SAOT करके वर्ड यूज़ किया गया है। आज के टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और पॉपुलर भी कतर के अंदर ये कंटिन्यू है, फीफा वर्ल्ड कप 2022। और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है जिसको सेमी ऑटोमेटिक ऑफ साइड टेक्नोलॉजी बोला गया है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये टूल किसके लिए काम करता है और उसी के बारे में बताया गया। जनरली हम लोग फुटबॉल के बारे में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो SAOT या फिर कह सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी जो है ये दो पार्ट्स में काम करती है। एक सेंसर होता है इनसाइड द मैच बॉल और बेसिकली इसको बोला जाता है सस्पेंशन टेक्नोलॉजी की तरह 12 होक आई कैमरा इसके अंदर होते हैं जो शैडो बॉल के और प्लेयर की इंडिकेशन करते हैं, यानी एक क्लियर कट डिसीजन देने के लिए टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट्स में किस तरीके से यूज़ हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, फीफा ने क्लियर किया कि एक कन्फर्मेटरी टूल है, यानी कन्फर्म करना। मान लेते किसी डिसीजन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें कन्फर्मेशन करने को लेकर, जैसे अगर आप क्रिकेट के अंदर देखेंगे तो रिव्यू सिस्टम होता है कि अगर किसी प्लेयर को लगता है कि वो आउट नहीं है तो वो बैट्समैन भी रिव्यू ले सकता है। और बॉलिंग साइड में अगर कैप्टन को लगता है कि भाई विकेट है और अंपायर ने आउट नहीं दिया तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी रिव्यू लिया जा सकता है। रिव्यू इन द सेंस कि डिसीजन को रिव्यू कर रहा है, अपने निर्णय को रिव्यू कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखेंगे आर्टिकल 13 के थ्रू जो है जुडिशियल रिव्यू करती है, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है फॉर अपने डिसीजन को या फिर किसी ऐसे कानून को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस की वैल्यू के अगेंस्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको रिव्यू किया जा सकता है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो ये चीज़ें हैं या जो ट्रैकिंग डेटा है ये आने वाले टाइम में यूज़ किया जाएगा कोचेज और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा कि इंडिविजुअल एथलीट्स की किस तरह की परफॉर्मेंस है, ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और ये जो वर्ल्ड कप है बहुत इंटेंस हो रहा है, इसके इंटेंसिटी के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी गई है यमन के बारे में। यमन ने बेसिकली एक पैकेज साइन किया अरब मॉनेटरी फंड के साथ, $1 बिलियन का ये पैकेज है। यमन दुनिया की वो कंट्री है जो आज के टाइम पे वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रही है। कंटिन्यू 8 साल से वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है और अरब मॉनेटरी फंड ने कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे। 2022 से 2025 में इकोनॉमिक एड की तरह आपको देखने को मिलेगा। यमन में सिविल वार कंटिन्यू है और 8 साल से ये चल रहा है, जिससे इनकी इकोनॉमी पर, इनके पॉपुलेशन पर और फेमाइन, यानी कह सकते हैं कि जब आपकी कंट्री में सिविल वॉर होता है तो डेफिनेट सी बात है वो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली 2 चीज़ें हैं, यमन में इनडायरेक्टली जो है वो ईरान सपोर्ट कर रेबल्स को और एक तरफ आपको सऊदी अरेबिया और UAE जैसी कंट्री नज़र आएगी। यमन की जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, एक ये छोटे छोटे आइलैंड ये भी इसके है। गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच में इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। जिबूती और इरिट्रिया के ठीक सामने आपको नज़र आएगा और इंटरेस्टिंग है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्योंकि इसके थ्रू जो है एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड कनेक्ट है। तो यहाँ पर शांति बने रहना बहुत ज़रूरी। यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस होगी तो ट्रेड भी इम्पेक्ट होता है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि जो रेड सी आपको नज़र आ रहा है ये वाला और गल्फ ऑफ अदन, इनके बीच में एक स्ट्रेट है या जल संधि है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी है, उसका नाम आपको नीचे कमेंट करना है। इसके बाद आप जाएंगे सीधा पेज नंबर 10 पे, हालांकि यहाँ पर पेज नंबर 12 दिखाएगा क्योंकि 2 पेज जो है वो एडवर्टाइजमेंट के हैं। सबसे पहले बात की गई है कि इंडिया और फ्रांस ने डिस्कस किया है डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज को मेक इन इंडिया स्कीम के थ्रू और फ्रांस के आप डिफेंस मिनिस्टर आपको नजर आएंगे। दोनों कंट्रीज़ ने मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना, बायलैटरल एक्सरसाइजेज को जो है वो इंक्रीज़ करना, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया। दोनों अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मेक इन इंडिया पर फोकस करेंगे, मैरीटाइम कोऑपरेशन, इसके अलावा
जो बायलैटरल एक्सरसाइज के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, उन सब के बीच में कोऑपरेशन करना, इस चीज़ पर दोनों कंट्री जो है वो फोकस करने वाली है। इस डायलॉग के थ्रू जो है को प्रोडक्शन करना, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे वाइड रेंज ऑफ बायलैटरल, रीजनल और डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इश्यूज़ को डिस्कस किया गया इस मीटिंग के दौरान। और आने वाले टाइम में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन हो, इसको इंक्रीज़ करना हो। इसके अलावा कन्वर्जेंस ऑन नंबर में इंक्रीज़ करना, खासकर डिफेंस और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ को लेकर कोऑपरेशन को एनहेंस करना, या फिर अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन पर डेफिनेटली फोकस होगा। इसके अलावा फ्रांस, क्योंकि इस टाइम पे करंट चेयर है या इंडियन ओशन कमीशन का या फिर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, इस कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उनकी जो विजिट थी उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई। फॉर एग्जांपल INS विक्रांत जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा फ्रांस के जो मिनिस्टर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंडिया का इंडिजीनियस पोटेंशियल एंड सेल्फ रिलायंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियस का मतलब होता है कि हम लोग अपने कंटेंट को, अपनी प्रोडक्टिविटी को या अपने जो इम्पोर्टेंट वेपन्स है उसको देश के अंदर ही बनाएं और अपने ही कैपेसिटी पर बनाएं और सेल्फ रिलायंस पर फोकस करें। सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी भी कंट्री पर आयात पर, अपनी इंपोर्ट पर अपनी जो डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करना और फोकस करना कि हम लोग अपने यहाँ पर इसको डेवलप करेंगे, कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट में हम लोग फोकस करेंगे, खासकर इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं IMX 22 एक्सरसाइज के बारे में, एयर, नेवी और आर्मी जो एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया गया। रिसेंट में गरुड़ एक्सरसाइज हुई भी है एयर फोर्सेज के द्वारा एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, और एंड में जो है वो एक तरीके से ट्रिब्यूट पे किया गया जो सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के दौरान जो है वो कंट्री के लिए शहीद हुए उनके कॉन्टेक्स्ट में, राइट। इसके ठीक नीचे जो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है ये बेसिकली इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड है कुछ नहीं, बेसिकली एक चंदा है। आप पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है। और ये चंदा कब दिया जाता है? बेसिकली जब आप, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कैश में ना होकर एक आप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे चेक, हालांकि वो मॉनेटरी टर्म में होता है, जैसे आप चेक प्रोवाइड करते हैं उसी तरीके का इलेक्ट्रोल बॉन्ड होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए किस चीज़ को लेकर, रजिस्टर जो आप पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग करते हैं। इसके अलावा इस बॉन्ड में खास बात ये होती है कि या तो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं को फंडिंग की जाती है। ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई। 2018 से अब तक 10,791 करोड़ रुपए की फंडिंग करी गई और इसमें सबसे ज़्यादा मुंबई में है, पटना में सबसे कम है। इसके अलावा इलेक्ट्रोल बॉन्ड में से ज़्यादातर पैसों को पॉलिटिकल पार्टी ने ले लिया। भाई हम नहीं छोड़ेंगे, आपने हमारे खाते में भेजा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया। श्रीनगर के अंदर जो पैसा दिया गया था उसमें अभी एनकैशमेंट कम हुआ। एनकैशमेंट का मतलब है कि भाई आपने चेक दे दिया है और अगले ने वो चेक अपने अकाउंट में डाल भी लिया, यानी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है पैसा, वो सारी चीज़ें। ये जानकारी दी गई RTI की इन्फॉर्मेशन के थ्रू, राइट। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बेसिकली एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर किया गया है। इसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कनाडा के लिए जो है इंडिया बहुत क्रूशियल है और चाइना जो है ना वो इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव पावर है, राइट। डिसरप्टिव पावर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली कंट्री या डोमिनेशन वाली कंट्री एक तरीके से नज़र आता है। जनरली इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं रहते हैं। उसके पीछे एक वजह यह है कि कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ के नागरिक हैं, वो बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसको खालिस्तानी मूवमेंट या पंजाब को उनका ये मानना है कि डिफरेंट राज्य कंट्री होना से उस तरह की उनकी एक आइडियोलॉजी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और जो कनाडा है उसके रिलेशन काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए और कभी अगर हम देखते हैं कनाडा और इंडिया आमने सामने अभी नज़र आते हैं कई फ्रंट्स पर, लेकिन कनाडा का ये मानना है कि इंडिया जो है वो क्रूशियल पार्टनर है और रहेगा। उसके पीछे वजह ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज 2022 है, 2024-25 तक आप देखेंगे जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है जिनके अंदर
खासा जुनून है यूथ के अंदर कि हम कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी जो है दो चीज़ें से होती है, दो चीज़ें हो रही है। पहला, एक रिसेशन का फेस आएगा, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ती किसी भी कंट्री में तो डेफिनेटली बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ग्रोथ कम हो जाएगी, फिर होता है कट, यानी लोगों की जॉब कट शुरू होगी। और इन्फ्लेशन और महंगाई भी हो और आपके पास जॉब भी ना हो तो दूसरी कंट्री में सर्वाइव करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसके अलावा हर एक कंट्री के डेवलपमेंट की एक लिमिट होती है, यानी आपने अपर डेवलपमेंट कर दिया, आपने मून को टच कर लिया, आपने स्काई को टच कर लिया, तो उसके बाद डेवलपमेंट कहाँ जाएगा? अब वो होता है डाउनवर्ड डेवलपमेंट होता है। इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी, इंडिया की मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी है और पॉपुलेशन तो हम दुनिया में सबसे आगे हो जाएंगे 2023 एज पर यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये केवल कनाडा के लिए नहीं है। और सभी कंट्री, इवन पाकिस्तान भी भले ही सामने से बात ना करे लेकिन पीछे पीछे कहता होगा कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए ताकि कुछ हमें भी बेनिफिट हो। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बात करें तो इन्होंने कहा कि कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चाइना जो है इस तरीके की ग्लोबल पावर जो कहीं ना कहीं डिसरप्टिव है, इंडिया कनाडा के लिए बहुत क्रूशियल है। दोनों कंट्री जो है वो कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यू में, जैसे सिक्योरिटी है, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी है, प्लुरलिज्म है, ह्यूमन राइट्स है। ये जो ह्यूमन राइट्स का जो फंडा है ये डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्री इंडिया के लिए ज़रूर लेकर आती है हमारे ह्यूमन राइट्स को एनालिसिस करने को लेकर। इसके अलावा चाइना के बारे में बताया गया कि ये इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करा जिसमें एक डोमिनेशन सी नज़र आती है और कहीं ना कहीं जोर ज़बरदस्ती की तरह अपना रिलेशन को बूस्टअप करना चाहते हैं। इंडिया क्रूशियल क्यों है? इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस है इंडिया की, इंडो पैसिफिक में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कनाडा के साथ भी कंसल्टेशन है। आने वाले टाइम में इसको लेकर भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी में हेल्प मिलेगी। वीज़ा क्लियरेंस को लेकर भी डिस्कस किया जा रहा है, चाहे एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, यूथ एंड रिसर्च एक्सचेंज के मामले में अलग अलग जगह पर इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि हम इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें इतना करेंगे। इसमें क्लीन फ्यूचर को लेकर हो या मिलिट्री पार्टिसिपेशन को लेकर, वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है। खैर कनाडा को ही पता है, भले ही आपके इंडिया के साथ कितने अच्छे और कितने ख़राब रिलेशन हो, लेकिन इंडिया की जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। चीज़ें बनाने में और चीज़ों को कंज्यूम करने में बहुत डिफरेंस है। जैसे भारत में आप कोई चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिस्किट बनाए, तो भारत की जनसंख्या इतनी कि एक दिन में आपके सारे बिस्किट ख़त्म कर देंगी। तो ये फ़र्क है कि आपको है ना कोई चीज़ बनाने में और उसको कंज्यूम करने में कंज्यूमर भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल चाइना, अगर आप देखेंगे चाइनीज़ इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आपको एक्सपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और जैसे एक्सपोर्ट कम होता है मैन्युफैक्चर सेक्टर कम हो जाता है। आपको पता होगा चाइनीज़ इकोनॉमी में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये साइन है किस तरीके से चीज़ें बदलती है, और वो बदलाव जो है वो कभी कभी ज़रूरी भी लगता है उसको अंडरस्टैंड करना। इसके बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे पहले भी इसके बारे में बताया गया था कि हर एक व्यक्ति को राइट टू रिलीजन है, यानी आपको रिलीजियस फ्रीडम का राइट्स है, अगर आप आर्टिकल 25 to 28 मेंशन करेंगे। लेकिन उस रिलीजन फ्रीडम के अंदर आपको ये राइट नहीं कि आप दूसरे व्यक्ति को अपने रिलीजन के अंदर फोर्सफुली कन्वर्ट करें, ये अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा ये यहाँ पर बताया गया जस्टिस अमर शाह और हिमा कोहली की फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं, यानी फोर्सफुली अगर ज़बरदस्ती आप किसी भी व्यक्ति को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ें नहीं होगी। और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि एक व्यक्ति ठीक है, उसको राइट है कि अपने रिलीजन को जो है वो कह सकते हैं प्रचार कर सकता है, बट प्रचार और प्रसार में ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप फ्रॉड तरीके से, डिसेप्शन से, कोरिजन से, अल्ट्रेशन से। सीधी सी बात है, अगर फोर्सफुली ज़ोर ज़बरदस्ती से झूठी चीज़ें करके आप उसको फोर्सफुली जो कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं जेल जा सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल चीज़ें हो जाएंगी और फिर वो पार्ट नहीं है, आपको फ्रीडम के अंदर नहीं आता, और आप दूसरे व्यक्ति की जो इंडिविजुअल
कहीं ना कहीं फ्रीडम है, दूसरे व्यक्ति फ्रीडम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट है और आप फंडामेंटल राइट के थ्रू दूसरे के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसी के बारे में यहाँ पर भी डिस्कस किया गया। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पेज नंबर 12 पे कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस इंडिजीनियस और ट्राइबल सोसाइटी को उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको डॉक्यूमेंट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाए। और इसमें सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रिसर्चर को जो है रिसर्च और डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस के लिए कि अपने अपनी कम्युनिटी की कहीं ना कहीं जो सोशल कल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए ताकि सभी लोगों को उसके बारे में पता चले, है ना। इसके बाद राइट हैंड साइड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके बारे में है, रिसेंट में आपने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी होगी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मस्टर्ड या सरसों के बारे में एक रिकमेंडेशन आई थी कि इसको कहीं ना कहीं अप्रूव कर दिया जाए, इसको अप्रूव कर दिया जाए इसको लेकर। हालांकि उसको लेकर काफ़ी लोग नाराज़ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल करी है। इन लोगों ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि पहली बात तो ये है कि भाई देश के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मस्टर्ड का जो सरसों का उत्पादन है देश के अंदर 38% एक डिकेड में इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा हम लोग मस्टर्ड ऑयल डिमांड में सेल्फ सफिशिएंट हैं। इसके अलावा देश में नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड ऑप्शन है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड, यहाँ पर बताया गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। जब अगर हम बात करते हैं पहली बात इन्होंने एलिगेशन लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप को लेकर इन्फॉर्मेशन दे रही, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू जो है शेयर की जा रही है और बहुत ज़्यादा ओपेक और कहीं ना कहीं बायोसेफ्टी डेटा को हाइड किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करी गई है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जब हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर खासकर मस्टर्ड के बारे में, तो आपको मेंशन करना कि मस्टर्ड की वो कौन सी क्रॉप है, उसका नाम क्या है क्रॉप का, जिनको रिकमेंडेशन किया गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रूप में मेंशन किया जाए। और किसी भी क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड को लेकर एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो रिकमेंडेशन करती है, वो कमेटी कौन सी है और वो कमेटी जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट करना है। यानी थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों को आपको आंसर करना है। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर, दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जिसमें से एक है यहाँ पर आप देखेंगे वो है माउना लोआ करके, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वो हवाई के अंदर इरेप्ट हुआ है। भारत के अंदर एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, जो आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐश और डेवरीज इस के अंदर आपको देखने को मिलती है और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड की गई है कि इसकी वजह से सीरीज ऑफ अर्थक्वेक की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, राइट। इसके बाद जैसे अगर आप कुछ फोटोग्राफ देखेंगे, कई बार हम बोलते हैं कि भारत के अंदर हमें आज़ादी नहीं है, सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो दिखाते हैं, लेकिन चाइना में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं बहुत लॉजिकल या वैलिड डिमांड के लिए, तब भी आपको इस तरीके से पिन डाउन किया जा सकता है। यानी आपके कान पे एक रखा जाएगा और एक आपके मुंह पे रखा जाएगा, यानी आपके दिमाग और मुंह दोनों को अच्छे से पिन डाउन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दूसरी कंट्री को देखते हैं कि हमें लगता है कि हम यहाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी होती है कई दुनिया में, जैसे अभी कतर के अंदर मोरक्को और बेल्जियम का मैच था फीफा वर्ल्ड कप में, बेल्जियम हार गया, तो बेल्जियम के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे कि आप हारे क्यों। इस चीज़ को लेकर काफ़ी मुझे लगता है कि पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है, और जो हाइपरटेंशन बीपी वाली प्रॉब्लम पड़ी थी वो इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। इसके अलावा यूके ने कहा कि पूरी दुनिया से वो अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा, यूरोप और इंडो पैसिफिक में अच्छा खासा फोकस करने वाला, और इंडो पैसिफिक की जब बात होती है डेफिनेटली इंडिया भी उसमें एक कंट्री होगा। लास्ट पेज है, लास्ट पेज में बेसिकली एक डेटा एनालिसिस किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल डेटा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है कि आपको उसको पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करना है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि Q2 की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 5.8% के आसपास रह सकती है। इसका रीज़न ये है कि
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और इसके अलावा क्रिसियल, इकरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब के इकोनॉमिस्ट ने भी प्रोजेक्ट किया था कि 6.5% तक ग्रोथ रेट जो वो रह सकती है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। यही हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और जो 2-3 सवाल पूछे गए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि उसमें डेफिनेटली आप कमेंट करिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू। जय हिंद।